अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएं। आज का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट। आपने अक्सर अपने दोस्तों से सुना होगा या रिश्तेदारों से कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसकी मेन वजह बैंक स्टेटमेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आपके अकाउंट में कितने ज़्यादा पैसे हैं, मैटर ये करता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ कैसे रहे हैं और आप पैसे खर्च कैसे कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपके केस को कंसीडर करेगा और ये बैंक स्टेटमेंट आपको सपोर्ट करेगी आपका वीज़ा हासिल करने में। अब मैं आपको बताता हूँ तफसील के साथ अपने स्लाइड्स के थ्रू कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच में बताऊँगा कि कम से कम कितना बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में, जो हेल्प करेगा आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को वीज़ा हासिल करने के लिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अब आपको अपने स्लाइड्स की तरफ लेके जाता हूँ। ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको वीज़ा लेने में हेल्प करती है। यूएई के रेजिडेंट्स, पाकिस्तान के रेजिडेंट्स, इंडिया और बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस है आपके बैंक स्टेटमेंट में 1 जनवरी 2023 को 10,000 यूएई में आपके अकाउंट में 10,000 दिरहम पड़े हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आपके अकाउंट में सेम डेट के ऊपर 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह इंडिया या बांग्लादेश में आपके अपने अकाउंट में 7 लाख रुपए का बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। बैंक स्टेटमेंट होती क्या? बेसिकली बैंक स्टेटमेंट आपका पास एक रिकॉर्ड होता है कि आपके पास कैसे पैसे आ रहे हैं और कैसे पैसे जा रहे हैं। इन सब के डिटेल्स को कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो जैसे अभी मैंने बताया है कि 10,000 आपके यूएई अकाउंट में है, 10 लाख आपके पाकिस्तानी अकाउंट में है और 7 लाख आपके इंडिया या बांग्लादेश के अकाउंट में है 1 जनवरी को। अब क्या हुआ? अब आपकी सैलरी आई, यूएई में जो बंदा था उसकी सैलरी आई 4,500, पाकिस्तान में जो बंदा था उसकी सैलरी आई 1 लाख रुपया, जो बंदा इंडिया या बांग्लादेश में था उसकी सैलरी आई 60,000 रुपये। अब नेक्स्ट क्या है, आप जहाँ पर रहते हो आपके फैमिली के एक्सपेंस हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं, वो सारे खर्चे जो हैं ना वो आप निकालते हो फिर अपने बैंक में से। जैसे एक बंदा यूएई में रहता है तो उसने क्या किया, उसने टोटल 27,000 रुपये निकाला, जिसमें उसने घर में भी भेजा, अपना भी यूज़ किया। तो अभी उसके पास जो बचा 1,800 रुपया बचा। आप देखोगे कि उसकी 4,500 सैलरी थी, उसमें से 2,700 का उसने खर्चा किया। अभी उसके पास जो सेविंग आई है वो है 1,800 रुपये की। ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, जो पाकिस्तान में बंदा था उसने 65,000 रुपये का अपना एक्सपेंस किया, घर के खर्चे जितने भी होते हैं, और उसके बाद उसकी सेविंग कितनी बची? 35,000। फिर इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनका क्या हुआ, उन्होंने 45,000 रुपया खर्च किया अपने 60,000 सैलरी में से और 1,500 रुपया बच गया। अब क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ में जो उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा उसमें आप देखेंगे ये 1,800 ऐड हो गया। 10,000 की जगह अभी क्या आ रहा है? 11,800 रुपये, ये उसकी सेविंग है। इसी तरह पाकिस्तान में क्या आ गया? 35,000 की सेविंग उसके इस अकाउंट में शो होना शुरू हो गई, 10,35,000। इंडियन और बांग्लादेश अकाउंट में 15,000 की सेविंग शो होना शुरू हो गई है। तो टोटल कितना हो गया? 7,15,000। अब दूसरे महीने में क्या हुआ? सेम, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ, आपने सेम पैटर्न के साथ सारा कुछ किया। देखें बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ। जो आपकी सेविंग थी 11,800, इसमें इस दफ़ा क्या हुआ, यूएई में 1,800 आपने और ऐड कर दिया। तो टोटल कितना हो गया? 13,600 दिरहम की आपकी सेविंग हो गई। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी अकाउंट में क्या हुआ, 35,000 और ऐड हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 10,70,000 रुपये। और ये बांग्लादेश या इंडियन अकाउंट में क्या हुआ, 15,000 और सेव हो गया। तो टोटल बैलेंस और टोटल सेविंग कितनी हो गई? 7,30,000। अभी तक हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त बैंक स्टेटमेंट चल रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में जो तीसरा महीना है उसमें भी सारा कुछ सेम चल रहा है। अभी तक सैलरी भी प्रॉपर आई है, आपके एक्सपेंस भी बराबर आए हैं जो आपने निकाले हैं, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये क्या, किसी ने अचानक यूएई के अकाउंट में 5,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिया, और बिल्कुल इसी तरह किसी ने 2 लाख रुपया पाकिस्तानी अकाउंट में और 1 लाख रुपया इंडियन या बांग्लादेशी अकाउंट में जमा करा दिए। यह है कंसर्न पॉइंट। अब इस पर क्या होगा,
ये मैंने सिर्फ मिसाल दी है 5,000, 2 लाख और 1 लाख से। क्या होता है, लोग कुछ ना चीज़ें बेचने के बाद अपने अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे डाल देते हैं कि अब वो वीज़ा अप्लाई करने लगें तो उनके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, लोगों को यानी वीज़ा ऑफिसर को पता लगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने करना भी है तो आपने क्या करना है, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि ये इतने सारे पैसे अचानक कैसे आ गए। होता क्या, कुछ लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख अचानक डाल देते हैं कि यार हमारे वीज़े में सपोर्ट मिलेगी। अगर आपने करना भी है तो तरीके से करो और उसको जस्टिफाई करो। ये आपने किधर जस्टिफाई करना है, आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कवर लेटर के बारे में, तो कवर लेटर के अंदर आपने फिर ये पॉइंट मेंशन करना है कि ये जो मेरे 5,000, 2 लाख या 1 लाख रुपए आया है, ये मैंने गाड़ी सेल आउट की थी, या मेरा लकी नंबर लग गया, या मेरी कोई प्रॉपर्टी में आ गया, या बोनस मिला था, या मुझे इंसेंटिव मिला था, कुछ भी है आपने एक्सप्लेन करना है और उसका एविडेंस लगाना है कि ये एडिशनल अमाउंट कैसे आई आपके अकाउंट में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक हो गया विड्रॉ। आपने 7,000 दिरहम निकाला यूएई अकाउंट से, 3 लाख निकाला पाकिस्तानी अकाउंट से और 2 लाख निकाला आपने इंडिया या बांग्लादेशी अकाउंट से। ये भी सरप्राइजिंग ट्रांजैक्शन है ना। पिछले 2 महीने से तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा था सारा कुछ, किसी किस्म की कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। तो ये अचानक ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है कि आपको ज़रूरत पड़ गई एडिशनल पैसों की। सेम वे जैसे आपने डिपॉजिट का एक्सप्लेन किया था कवर लेटर में, आपने इधर भी उन्हें बताना है कि भाई ये जो मैंने 7,000 यूएई अकाउंट से निकाला है, मुझे घर में फ़र्नीचर लेना था, मुझे घर की मरम्मत करवानी थी, मुझे कोई गाड़ी लेनी थी, बाइक लेनी थी, चाहे बांग्लादेशी या इंडियन अकाउंट हो या यूएई का, जो भी है आपने अच्छे से कवरिंग लेटर में मेंशन करना है कि एडिशनल अमाउंट क्यों निकाली। मैंने ट्राई की है कि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये कभी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं पहले तीसरे महीने में हो, चौथे महीने में हो, 5वें में हो, ये हो सकती हैं। यूएई में अगर आपने कोई 100, 200, 500 दिरहम तक के एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन की भी है ना 2700 के अलावा भी, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बड़ी ट्रांजैक्शन जैसे 5,000, 7,000 की है तो वो आपने एक्सप्लेन करनी है। सिमिलरली अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के भी अकाउंट्स में आप 5,000, 6,000, 10,000 की एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पर बड़ी अमाउंट आ जाती है तो उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना है, चाहे वो डिपॉजिट करवा रहा हो कोई या आप करवा रहे हो या कोई विड्रॉ कर रहा होगा, तो आपने कवर लेटर में हर हाल में बताना है कि एडिशनल क्यों हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके अकाउंट में कम से कम कितना बैलेंस होना चाहिए। अगर आप यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपके विज़िट की ड्यूरेशन 7 से 10 दिन है, तो यूएई में आपके लिए 18,000 से 22,000 दिरहम काफ़ी हैं। पाकिस्तान में ये रकम आपके पास 18 लाख से 20 लाख के दरमियान में होनी चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश में ये 7 लाख से 10 लाख के दरमियान में होनी चाहिए। ये सिर्फ एक बंदे के लिए हैं। अगर कोई भी एडिशनल बंदा साथ जा रहा हो, जैसे बीवी बच्चे, तो हर एक के लिए इस अमाउंट पर 20 से 22% मजीद जमा करने होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।